हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सब अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी एज यूजुअल फंटास्टिक तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जो आज का हमारा लेक्चर नंबर 32 है वो होने वाला है एज यूजुअल फुल फ्लैजेस क्वेश्चंस के ऊपर, जो कि है रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ पार्टनर, क्योंकि हमारा चैप्टर अभी एडमिशन ऑफ पार्टनर का ही चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा एक शॉर्ट कंसेप्ट का सीरीज भी चल रहा है, तो वो एक अलग बेटा मैं उसकी प्लेलिस्ट मैंने बोलते ना क्रिएट करी हुई है, तो उसको इससे कंफ्यूज ना करें। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट वीडियोस देखनी है, शॉर्ट नोट्स देखने, तो आप वहां जाकर वीडियोस देख सकते हो। अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वन शॉट के नाम से, आप उसको ओपन कर कर भी पढ़ सकते हो। बट यहाँ पर जो मैं लेक्चर्स दे रहा हूँ वो रेगुलर लेक्चर्स दे रहा हूँ बेटा। तो अगर किसी को इन डेप्थ डिटेल में पढ़ना है तो वो यहाँ पर आकर सीजन 2024-25 की प्लेलिस्ट खोल सकता है। आपको यहाँ पर मेरी सारी की सारी जो डिटेल्स वीडियो होती हैं, बोलते हैं ना अकाउंट से रिलेटेड क्लास 12th में, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हमने दोबारा से बेटा एक फुल फ्लैज क्वेश्चन करना है। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। ना एवरीवन, आज की क्लास में बेटा हम क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं, जो कि इस तरीके से है। प्रायर लेक्चर में मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 32 जो आपको होमवर्क दिया था उसको सोल्यूशन बता दिया था। बट आज के क्लास में हम बेटा ऑल टुगेदर एक न्यू क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आप जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग बनाओगे। वैसे हमने देखा है कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने करे हैं वहां पर हमने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही देखा है। पार्टनर्स का सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वहीं पे पार्टनर्स के कैपिटल, पार्टनर्स के सारी इनकम एंड एक्सपेंसेस आते हैं। बट नाउ ऑन इस क्वेश्चन में बेटा हम फिक्स कैपिटल मेथड प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ बैलेंस शीट में हमें कैपिटल भी दिख रहा है और पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पार्टनर्स का जो कैपिटल का बोलते हैं ना रिकॉर्डिंग है, वो एक सेपरेट अकाउंट यानी पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट में होता है। और पार्टनर्स के सारे जो इनकम एंड एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हो, चाहे बेटा वो नया पार्टनर गुडविल आता है, जैसे प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं, हम ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे हम उसका ट्रीटमेंट करें, चाहे बैलेंस शीट में दिए गए प्रॉफिट लॉसेस का ट्रीटमेंट करें, चाहे पार्टनर एसेट लेकर जाए बिजनेस का तो हम फिर पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस करते हैं। तो ये सारे काम जो प्रॉफिट लॉसेस के होते हैं, ये सारे काम हम सेपरेट अकाउंट में करेंगे, जिसका नाम करंट अकाउंट होगा। ठीक है, वैसे जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था बेटा, तो बहुत डिटेल में बताया था कि दो तरीके से पार्टनर्स के अकाउंट बन सकते हैं, एक फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। वैसे देखा जाए बेटा, जो हमारे फुल फ्लैजेस क्वेश्चंस होते हैं लाइक चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, आगे हम रिटायरमेंट का चैप्टर पढ़ेंगे, डेथ का भी पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन का भी पढ़ेंगे। तो मेरे बच्चे, ज्यादातर यही देखा जाता है कि फ्लक्चुएटिंग बोलते हैं ना अमूमन पूछा जाता है फुल फ्लैजेस क्वेश्चंस के अंदर, जो हम चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और आने वाले जो चैप्टर्स में पढ़ेंगे वहां पर हमारे पास फुल फ्लैजेस क्वेश्चन में फ्लक्चुएटिंग मेथड पूछा जाता है। बट हम कोई स्कोप नहीं छोड़ सकते बेटा, इसलिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड का भी है, कि आप समझ पाओ कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड से क्वेश्चन आ जाए तो आप पार्टनर्स का अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सारा का सारा प्रोसीजर वैसा ही है बेटा, फुल फ्लैज का वर्किंग नोट्स बनेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स का आपको अकाउंट यहाँ मेंटेन करना पड़ेगा। बस फर्क इतना है कि फिक्स कैपिटल मेथड से प्रिपेयर करना पड़ेगा। कैश बैंक अकाउंट भी बनाएंगे और बेटा बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। बोलो, आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। अब अगर मैं बात करूं बेटा, तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर यहाँ पे लिखा है कि फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई की बैलेंस शीट है 31 मार्च 2016 की। हु आर पार्टनर्स इन अ फर्म, जो पार्टनर्स हैं अपनी फर्म के अंदर, जो शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। हमने कहा ठीक है कि भाई एक्स और वाई की ये बैलेंस शीट दी गई है, जो पार्टनर्स हैं अपनी फर्म के अंदर, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, यानी एक ओल्ड रेशियो है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन में पहले ही उसने प्रोवाइड करा के दिखा दिया कि एक्स और वाई का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। लाइबिलिटी साइड बेटा इन्होंने क्रेडिटर्स दिए हैं 45,000 के, जनरल रिजर्व दिया है 36,000। मार्क माय वर्ड, ये जनरल रिजर्व आपका क्या होता है बेटा? प्रॉफिट। मैंने बेटा आपको जब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉसेस के बारे में लेक्चर दिया था, तो मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था चार टाइप के प्रॉफिट होते हैं और चार टाइप के लॉसेस होते हैं। प्रॉफिट के नाम क्या हो सकते हैं? जैसे पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, जो आपको यहाँ लाइबिलिटी साइड दिखता है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर। मेरे बच्चे आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें से? सिर्फ जनरल रिजर्व। फिर क्या करेंगे इस प्रॉफिट का बेटा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रिजर्व के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हमें सोचना कुछ नहीं है, एक्स और वाई को ओल्ड रिजर्व में ये प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। ठीक है, कैपिटल अकाउंट दिया है बेटा एक्स और वाई का 1,80,000 एंड 90,000, और टोटल करके बाहर दिया है 2,70,000। बेटा करंट अकाउंट दिया है एक्स और वाई का, जो एक्स का करंट अकाउंट है 30,000 और वाई का करंट अकाउंट है 6,000। टोटल करके कितना आ रहा है? 36,000।
देखो बेटा, हमें ये तो पता ही है कि कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल लायबिलिटी ही साइड दिखाई देती है। पर बेटा जो करंट अकाउंट होता है ना, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी भी बन सकता है और बिजनेस के लिए एसेट भी बन सकता है। तो समटाइम कभी कभी करंट सॉरी अकाउंट आपको जो दिखाई देगा वो लायबिलिटी साइड दिखाई देगा, तो कभी कभी वो एसेट साइड भी दिखाई दे सकता है। अब कैसे? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बेटा एक मिनी एग्जाम्पल लिया है, इसको जरा आप देखो। मान लो कि कोई मिस्टर ए पार्टनर है, लेट बी सपोज मैंने कोई XYZ एक पार्टनर ले लिया मिस्टर ए, और मान लीजिए कि हम इनका करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो करंट अकाउंट के अंदर बेसिकली बेटा हम पार्टनर्स के क्या डालते हैं? इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो अगर मान लीजिए कि हमने मिस्टर ए के करंट अकाउंट में इनकम्स डाली हैं 1 लाख रुपीज की। ठीक है, अभी एज्यूम करिए कि इनकम डाली है 1 लाख रुपीज की और हमने मिस्टर ए को एक्सपेंसेस दिए हैं 60,000 रुपीज के। तो एट द एंड जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा मिस्टर ए के करंट अकाउंट का, वो कितना बचेगा? 40,000 का। बट ये पॉजिटिव बैलेंस होगा कि नेगेटिव बैलेंस? अब क्योंकि पॉजिटिव का अमाउंट ज्यादा है, यानी इनकम्स ज्यादा है ए के करंट में और एक्सपेंसेस कम है, तो जो एज का करंट अकाउंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी इसका मतलब ये है कि बिजनेस को यानी पार्टनरशिप फर्म को इन फ्यूचर एज के करंट अकाउंट को पैसा पे करना है, क्योंकि एज के करंट में 40,000 का फेवरेबल बैलेंस है। तो कल के दिन अगर एज अपने करंट अकाउंट से पैसा लेकर जाना चाहता है तो बिजनेस उसे मना नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि एज का करंट अकाउंट इस सिनारियो में बिजनेस के लिए लायबिलिटी हो जाएगा। कब? जब किसी पार्टनर के करंट अकाउंट में इनकम ज्यादा और एक्सपेंसेस कम होती हैं। वहीं बेटा अगर मैं मिस्टर बी का अगर एग्जांपल लूं, नो मिस्टर बी के करंट अकाउंट में लेट सपोज इनकम हमने डाली है 50,000 रुपीज की एंड एक्सपेंसेस डाल दी है 70,000 रुपीज के। और ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इनकम हमने कम मिस्टर ए के करंट अकाउंट में क्रेडिट करी है, मिस्टर बी के सॉरी, और मिस्टर बी को हमने एक्सपेंसेस कुछ ज्यादा ही दिए हैं। तो यहाँ पर मिस्टर बी का जो एट द एंड एक फाइनल बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आएगा करंट अकाउंट का, तो वो पॉजिटिव नहीं आएगा बेटा, वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमने मिस्टर बी के करंट अकाउंट में फेवरेबल बैलेंस कम डाला है, यानी इनकम कम डाली है, और अनफेवरेबल बैलेंस एक्सपेंसेस ज्यादा दिए हैं। तो इससे मिस्टर बी का अकाउंट पॉजिटिव नहीं नेगेटिव हो जाएगा। और ऐसे में हमें मिस्टर बी को एज अ करंट अकाउंट का पैसा देना नहीं है, अब उससे लेना है, क्योंकि उसका अकाउंट पॉजिटिव नहीं नेगेटिव बन चुका है। वो करंट अकाउंट का फ्यूचर में पैसा लेकर आएगा। इसलिए बेटा कभी कभी याद रखना, करंट अकाउंट जो होते हैं वो लायबिलिटी साइड भी दिख सकते हैं, तो एसेट साइड भी दिख सकते हैं। ठीक है, आगे अगर मान लीजिए हम फर्दर जो आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे, अगर हमें कभी करंट अकाउंट एसेट में दिखाई दिया तो वहां पर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको मेरी आज की बताई हुई बात याद आ जानी चाहिए कि अगर हम इनकम कम दे करंट अकाउंट में और एक्सपेंसेस ज्यादा दे दें तो इससे पार्टनर का करंट अकाउंट नेगेटिव हो जाता है, और ऐसे में बिजनेस को वो अमाउंट उसे फ्यूचर में पे नहीं करना, उल्टा उससे रिसीव करना है, क्योंकि उसका अकाउंट नेगेटिव है, वो फ्यूचर में पैसा लेकर आएगा। तो याद रखो कि करंट अकाउंट अगर एक्स और वाई का हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लायबिलिटी साइड दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि भाई हमने करंट अकाउंट में मिस्टर ए और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के कुछ ज्यादा ही इनकम डाली होंगी और एक्सपेंसेस कम डाले होंगे, जिसकी वजह से इनका एक पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। और ये पॉजिटिव बैलेंस कहाँ दिखाई दे रहा है? लायबिलिटी साइड, क्योंकि बिजनेस को इन फ्यूचर इनको ये अमाउंट पे करना है। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? द आंसर इज यस। ठीक है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। फिलहाल हमारा करंट अकाउंट जो एक्स और वाई का है वो पॉजिटिव है और वो लायबिलिटी साइड दिख रहा है। एसेट साइड में बेटा इन्होंने कैश एंड बैंक दिया है 15,000, कैश एंड बैंक यानी बैंक अकाउंट आपको दिया है, और बैंक अकाउंट में आपका बैलेंस कितना है बेटा? 15,000 रुपीज। डेटर्स आपको दिए हैं 60,000 रुपीज के, बट आपको अपने डेटर्स पे कुछ शक है कि भाई फ्यूचर में ये डेटर्स बेड डेट भी हो सकते हैं, पैसे देने से मना भी कर सकते हैं फ्यूचर में। तो फ्यूचर का क्यों वेट करें, आज ही इस एक्सपेंस को, बेड डेट के नाम के एक्सपेंस को झेल लेते हैं। कैसे झेलेंगे? बाय क्रिएटिंग अ प्रोविजन। तो हमने प्रोविजन क्रिएट कर रखा है बेटा, और प्रोविजन कितना है? 2,400 रुपए का। इसके अंदर जितना भी बेटा प्रोविजन बोलते हैं ना, हवा में नहीं बन जाते बेटा, इसको क्रिएट करना पड़ता है, और इसके लिए हमें अपने प्रॉफिट को रिड्यूस करना पड़ता है, प्रॉफिट का अमाउंट डालना पड़ता है। क्योंकि एक बार प्रॉफिट अगर प्रोविजन में चला गया तो इस प्रोविजन का पैसा बेटा हम किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, सिर्फ इस डेफिनेट पर्पस के लिए ही यूज कर सकते हैं। इसलिए प्रोविजन बेटा बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है, कायदे से इसे लायबिलिटी साइड दिखाया जाना चाहिए, मैंने प्रायर लेक्चर में भी बताया था बेटा। पर हम इसको दिखा नहीं रहे हैं यहाँ पर लायबिलिटी साइड, बिकॉज हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, उनका मानना होता है कि अगर कोई प्रोविजन किसी एसेट से लिंक करता है तो उसी एसेट से लेस कर दिया जाए। हालांकि अगर आप इसे लायबिलिटी साइड भी दिखाते हो तो आपका जो बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, वो मना नहीं करता है, मार्क्स पूरी देता है, बट फिर भी हम उसी फ्लो में चलते हैं जिस फ्लो में हमारा बोर्ड, हमारा
काम करता है। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने बेटा देखो 2400 से लेस कर दिया, और हमने अपने बोलते हैं ना कि जनता जनार्दन पब्लिक को बता दिया कि भाई आप मानते हुए चलो कि हमें डेटर से कितनी वसूली हो सकती है, 57,600 की हो सकती है। हालांकि वसूली करने हम 60,000 के पास ही जाएंगे, क्योंकि डेटर ने हमें मना नहीं किया, हम उन पे शक कर रहे हैं, तो वसूली करने तो हम 60,000 पे जाएंगे। बट बोलते ना कि एट द सेफ साइड हम बोलते ना कि अपने ओनर्स को, अपने जो भी हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेटा इंटरेस्ट लगता है उनको हम कम्युनिकेट कर देंगे। अभी मानते हुए चलो कि पैसा कितना मिलेगा, 57,600 मिलेगा। पेटेंट्स हमें दिए हैं 44,600 के बेटा। जनरली पेटेंट्स टेक्नोलॉजीज के ऊपर बेटा लिया हुआ लाइसेंस होता है, जिसको हम ही यूज कर सकते हैं, और हमारी परमिशन के बिना वो टेक्नोलॉजी कोई और यूज नहीं कर सकता। तो अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करने का लाइसेंस लेते हैं तो उसको हम पेटेंट कह देते हैं। ठीक है ना। अब जो पेटेंट है बेटा वो एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट है, तो वो हमें एसेट साइड दे रखा है, जिसका अमाउंट है 44,600। इन्वेस्टमेंट हमारा बेटा एसेट है 24,000 हमें दे रखा है। फिक्स एसेट हमारे पास एसेट्स ही हैं, 2,16,000 के हमारे पास फिक्स एसेट्स हैं। एक हमें गुडविल दी है बेटा 30,000 की। तो जो भी गुडविल बैलेंस शीट के अंदर होती है बेटा वो परचेज गुडविल होती है। मैं ये बार बार बता भी चुका हूँ। ये गुडविल बेटा हमने किसी जब दूसरे बिजनेस को बाय किया होगा तो उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन भी हमने परचेज कर ली होगी। नाउ आज बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, आज हम नए पार्टनर को एडमिट करेंगे। तो आज एज पर एज 26 ये बोला जाता है कि इस गुडविल को, जिसको आपने किसी दूसरे बिजनेस से एक्वायर किया है, आज इसको अलग से बैलेंस शीट में दिखाने का कोई लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि अब उसके बिजनेस को भी आप ही चला रहे हो। तो जो आपके अपनी फर्म की गुडविल है वही ये गुडविल उसी फर्म गुडविल में मिक्स हो चुकी है। तो इस गुडविल को अलग से दिखाने की जरूरत नहीं, तो हमें इसे राइट ऑफ करना होता है, तो हम इसको राइट ऑफ भी करेंगे मेरे बच्चे। तो एक तरीके से ना ये लॉस की कैटेगरी में आ जाता है। हालांकि इसका ओरिजिन मैंने बार बार बताया लॉस नहीं है, इंटेंजिबल एसेट है, बट रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन राइट ऑफ करना पड़ता है, तो पार्टनर्स का कैपिटल रिड्यूस होता है, यानी एक तरीके से पार्टनर को इसका लॉस मिल जाता है। तो याद रखो कि हमारे पास सिर्फ एक ही लॉस दिया गया है गुडविल के नाम का, बाकी और भी हो सकते थे। 4 टाइप के लॉस होते हैं टोटल बेटा, जिसमें से एक तो मुझे दिया गया है, बाकी सेकंड हो सकता था पीएनएल का डेबिट बैलेंस, थर्ड हो सकता था प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, फोर्थ हो सकता था डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बट वो दिए नहीं है। यानी हमें यहाँ से पता चला कि प्रॉफिट जो हमारे पास है वो 36,000 का है, जो बैलेंस शीट के अंदर दिया गया है लायबिलिटी साइड, और एक लॉस भी हमें दिया गया है एसेट साइड में, जो कि क्या है, गुडविल नाम से हमारे पास स्टेटेड है। बैलेंस शीट का टोटल अगर देखें 3,87,3,87 करके इन्होंने दे दिया, और यहाँ पर बताया कि जेड एडमिट हो रहा है एज ए न्यू पार्टनर। तो हमें पता चल गया ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर से। कब एडमिट कर रहे हैं हम अपने पार्टनर को, 1 अप्रैल 2016 को। यानी हम जितनी भी स्पेशल अकाउंटिंग करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन के दिन, चाहे वो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना हो, कैश बैंक अकाउंट बनाना हो, बैलेंस शीट बनाना हो, कौन सी तारीख को बनाएंगे, 1 अप्रैल 2016 को, ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कुछ शर्तों पे। जैसे कि पहला जो हमारे पास टर्म है, कंडीशन है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमें मेंटेन करना है 5%। बेटा देखो मेंटेन करने का मतलब क्या होता है, मेंटेन का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग अगर कोई प्रोविजन है, आपने पहले से कोई प्रोविजन बनाया, तो उसी को या तो इंक्रीज करो या उसको डिक्रीज करो। खत्म नहीं करना, या आपको फ्रेशली कोई प्रोविजन नहीं बनाना, ऑलरेडी एक प्रोविजन बना हुआ है, आपको बस उसे इंक्रीज या थोड़ा सा डिक्रीज करना है, इसको मेंटेन कहते हैं। तो यहाँ पर मेंटेन करना है हमें प्रोविजन 5%। कहीं कहीं जगह पे लिखा रहता है कि मेड अ प्रोविजन, क्रिएट अ प्रोविजन, तो वहां पर बेटा फ्रेश प्रोविजन हमें बनाना होता है। हम देखते हैं वहां पर, मैं आपको आगे बताऊंगा भी कि ऐसे सिनारियो में फिर हमारे पास पहले कोई प्रोविजन नहीं बना होता, तो जब हम फ्रेश प्रोविजन बनाते हैं तो वहाँ क्रिएट वर्ड लिखा रहता है या मेड वर्ड लिखा रहता है। यहाँ मेंटेन लिखा हुआ है, मतलब ऑलरेडी हमारे पास प्रोविजन है, बस इसको या तो बढ़ाना है या तो घटाना है। तो बताइए 5% का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट किस पे क्रिएट होगा बेटा, 60,000 पे, क्योंकि आपके रियल डेटर तो 60 ही है। आपको शक हो रहा है ना अपने डेटर्स पे कि शायद 2400 से आपको शायद फ्यूचर में बेड डेट हो जाए, तो चलो प्रोविजन बना देते हैं, तो आपने पहले से प्रोविजन बना के रखा हुआ, पर उन डेटरों ने तो मना नहीं किया ना, तो वसूली करने पैसा लेने तो आप सारे डेटर्स के पास जाओगे। इसलिए 5% का जो बेटा प्रोविजन हम क्रिएट करेंगे अपने रियल डेटर्स पे करेंगे। और 60,000 का अगर हम 5% निकालते हैं बेटा, तो ये सीधा सीधा कितना निकल कर आएगा, 3,000 रुपीज निकल कर आएगा। इसका मतलब हमें प्रोविजन कितना बनाना है, 3,000, बट हम ऑलरेडी कितना बना के रखे हुए हैं, 2,400। तो 2,400 से अगर 3,000 पे पहुंचना है तो मुझे कितना प्रोविजन और बनाना है, 600 रुपए का और प्रोविजन बनाना है। और मैं आपको बता चुका हूँ बेटा कि प्रोविजन एक तरीके की लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसमें बचाया हुआ प्रॉफिट आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते, इस रिस्पेक्टिव जिस पर्पज के लिए आपने ये प्रोविजन क्रिएट किया है। तो ये जो 600 रुपए का आपका और प्रोविजन बढ़ रहा है और लायबिलिटी बढ़ रहा है, ये आपके लिए क्या है मेरे बच्चे, नुकसान। तो ये कहा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। बोलो क्लियर हो गया, क्योंकि आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। बी पॉइंट में बताया है कि एक आउटस्टैंडिंग रेंट था अमाउंटेड टू ₹15,000। तो बेटा बताया नहीं है कि आउटस्टैंडिंग रेंट मिलना है कि देना है, तो हम एज्यूम करेंगे कि ये पे करना ही बाकी होगा। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऐसा अमाउंट या एक ऐसा बोलते हैं ना कि आइटम जो आपको या तो पे करना बाकी है या रिसीव करना बाकी है।
अब यहाँ पे रेंट एक ऐसा पॉइंट है बेटा जो हम दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं, तो कुछ मेंशन नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि ये आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब है कि ये रेंट दे देना चाहिए था, इसकी ड्यू डेट आ गई थी, इसको पे कर देना चाहिए था, बट अभी तक हमने इसे पे नहीं किया, ड्यू डेट भी क्रॉस हो गई। तो ऐसे में फिर बेटा ड्यू डेट के बाद हम एक्सपेंस को सिर्फ एक्सपेंस ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं। तो दिस इज अवर आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो अभी तक हमने पे नहीं किया, कर देना था बट किया नहीं। 15,000 से ये हमारी लाइबिलिटी है, पहले कभी हमने बेटा इसको शो नहीं किया, मतलब दिस इज योर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और ये हमारा नुकसान है, तो बेटा हम इसे रिवोल्यूशन अकाउंट में लेकर जाएंगे। फिर एक एक्रूड इनकम है बेटा 4,500 की, जो डज नॉट अपेयर इन द बुक्स इन द फॉर्म एंड इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। पहले तो ये समझ जाओ बेटा एक्रूड इनकम होता क्या है। बेटा एक्रूड इनकम एक ऐसी इनकम होती है कि जो ड्यू नहीं हुई अभी, यानी जिसका अभी टाइम नहीं आया जिस इनकम का, बट आपने वो इनकम अर्न कर ली, मतलब अर्न तो कर ली, आपका उस पे हक भी है, बट आप उसे रिसीव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका एक एक फिक्स डेट है जो आपने डिसाइड कर रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बेटा कि आप मान लो मुझसे पढ़ते हो और आप मुझे हर महीने की फीस देते हो, और मान लो कि मैंने टाइमिंग बना दी फीस रिसीव करने की कि 5 तारीख से लेके मतलब एवरी मंथ 5 to 10 जो डेट होती है उस पर आप फीस जमा कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो कि आज है मान लो जुलाई, और जुलाई आज मान लो लेट भी सपोज हम लेते हैं कि जुलाई 15 तारीख के लेट सपोज, तो आप मुझे इस महीने की फीस कब दोगे? अगले महीने। तो आप जितना भी इस महीने में पढ़ रहे हो, है ना, जितना भी पढ़ रहे हो आप इस महीने में, तो ये मैं समझ पा रहा हूँ कि हर महीने में हर दिन मैं आपसे कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ। जैसे कि अगर फीस मेरी 1,000 रुपीज है, 26 दिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेट भी सपोज, क्योंकि 4 संडे भी होते हैं, तो हर दिन मैं आपसे 38-39 रुपीज कमा रहा हूँ, ठीक है, आपसे 38-39 रुपीज कमा रहा हूँ, बट मैं आपसे रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैं एक स्पेसिफिक डेट पे रिसीव करूंगा 1,000 रुपीज। तो धीरे 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 जैसे मैं आपको हर दिन पढ़ाता चला जाऊंगा, मेरी इनकम एक्यूमुलेट होती चली जाएगी, और वो सारी इनकम 1,000 रुपीज के नाम से मैं आपसे लूंगा 5 से लेके 10 तारीख के बीच में। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी भी इनकम्स होती हैं बेटा जो आप कमा तो रहे होते हो, बट आप उसे उस टाइम रिसीव नहीं कर सकते। तो ऐसी इनकम्स को बेटा हम ना एक्रूड इनकम कहते हैं, और क्योंकि वो हमें फील होती है कि वो हमारी इनकम है, तो ऐसे में वो हमारा एसेट माना जाता है। तो ये एसेट ना पहले हमने कभी रिकॉर्ड ही नहीं किया था, तो इट इज ऑल्सो अनरिकॉर्डेड एसेट। ना अगर आप इसे रिकॉर्ड करोगे तो आपको फायदा होगा बेटा, और ये फायदा आपका कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। फिर डी पॉइंट में लिखा है कि एक्स टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 18,000। बेटा इन्वेस्टमेंट की प्राइस कितनी है? 24,000, बट आप इस इन्वेस्टमेंट को दे रहे हो एक्स को, यानी एक्स लेकर जा रहा है इस इन्वेस्टमेंट को, बट उसने कहा मैं इस 24,000 के इन्वेस्टमेंट को कितने रुपए में लेकर जाऊंगा? 18,000 में। हो सकता है कि इस इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू बेटा क्या हो चुकी हो? डाउन हो चुकी हो, इसलिए 24,000 के एसेट को हमारा एक्स कितने में लेके जा रहा है? 18,000 में लेके जा रहा है। बट क्या आपको नहीं लगता है ऐसे में पार्टनरशिप हमको नुकसान होगा? और जो ये 6,000 का नुकसान होगा बेटा, ये नुकसान क्योंकि एसेट की वैल्यू कम हो गई, क्योंकि एक्स इस एसेट को, इन्वेस्टमेंट को 24,000 में ना लेकर 18,000 में लेकर जा रहा है, इसलिए बेटा बिजनेस का ये नुकसान हो गया एसेट में, और ये नुकसान आपका कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। और नुकसान आपको कितने का हो गया बेटा? सीधा सीधा 6,000 रुपए का आपको नुकसान हो गया। बोलो क्या आपको बात समझ में आ गई? द आंसर इज यस। ई पॉइंट में लिखा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्टनर का है 4:3:2। तो बेटा मैं आपको ये बार बार बता चुका हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशो मेंशन है, तो ऐसे में फिर आपको एडमिशन में सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना बहुत जरूरी होगा। अगर नया पार्टनर अपने साथ क्या लेकर आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है, तो फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल हम ओल्ड पार्टनर्स को देते हैं इन सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो क्योंकि यहाँ न्यू रेशो मेंशन है, तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या था? याद है ना आपको? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। फिर कह रहे हैं कि एफ पॉइंट में लिखा है कि जेड विल ब्रिंग 60,000 एज इज कैपिटल बाय चेक। जेड अपने साथ बेटा 60,000 की कैपिटल ला रहा है चेक के थ्रू, यानी बैंक के थ्रू वो 60,000 रुपए का कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है। जी पॉइंट में बोला है बेटा कि जी इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू ही शेयर इन द फर्म गुडविल, कि जो फर्म की गुडविल होगी, फर्म की गुडविल में जेड का जो शेयर होगा, अब देखो जेड का शेयर कहीं स्पेसिफिकली बताया नहीं है, बट न्यू रेशो तो दे रखा है ना, तो ये एक्स का होगा, ये वाई का होगा, और लास्ट वाला जेड का होगा। तो ये जो न्यू रेशो दिया है, यहीं से आप जेड का रेशो भी निकाल सकते हो। तो जेड का शेयर जो होगा वो कितना होगा बेटा? 2/9। ठीक है, बोलो बात समझ में आ गई? तो जेड का शेयर 2/9 है, तो जितना जेड का शेयर है 2/9, उतना ही वो फर्म की गुडविल से क्या लेकर आएगा? गुडविल लेकर आएगा, यानी फर्म की गुडविल जितनी भी होगी उसका हमें 2/9 करना है, और वहां से जेड की गुडविल आ जाएगी जो वो बिजनेस में लेकर आएगा, ठीक है। कह रहे हैं जो फर्म की गुडविल है वो वैल्यूड होगी एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। ट्वाइस का मतलब है कि हमें डबल कर देना है एवरेज प्रॉफिट का, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है ट्वाइस, ठीक है। कभी कभी नंबर ऑफ ईयर परचेज लिख कर नहीं देते, 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज या नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 लिख के नहीं देते, वो ट्वाइस, थ्राइस ऐसे करके भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमें फर्म की गुडविल वैल्यूड करनी है ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years विच वर ₹90,000, 78,000 एंड 75,000। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि फर्म की गुडविल को वैल्यूड करो ट्वाइस करके, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 टाइम्स है,
बट 2 टाइम्स किसका करना है, एवरेज प्रॉफिट का। और एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है वो लास्ट 3 इयर्स का निकालना है, मतलब पिछले 3 साल का एवरेज टोटल प्रॉफिट आपको दिया है। इस टोटल प्रॉफिट को डिवाइडेड बाय करोगे 3 से, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आएगा। उस एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, फर्म की गुडविल निकल कर आ जाएगी बेटा। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस सर, हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। और एच पॉइंट में लास्ट में इन्होंने एक ट्विक और डाल दिया कि हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई, क्योंकि जो जेड गुडविल लाएगा बेटा फर्म की गुडविल में से, जो लेकर आएगा बिजनेस में, वो गुडविल हम एक्स और वाई को दे देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे, क्योंकि जेड के आने से ओल्ड ही पार्टनर को नुकसान होगा, तो उनको हम ये गुडविल दे देंगे। बट यही गुडविल जो जेड ला रहा है, जो हम एक्स और वाई को दे रहे हैं इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, एक्स और वाई लेटर ऑन इसको घर भी लेकर जा रहे हैं, और पूरी गुडविल नहीं लेकर जा रहे हैं, हाफ गुडविल लेकर जा रहे हैं। जैसे जेड को अगर गुडविल मिली है 10,000, तो जेड लेकर कितना जाएगा, 5,000। अगर मान लो, सॉरी, एक्स को, मेरे से गलती होगी बेटा, एक्स को अगर हम गुडविल दे रहे हैं 10,000, तो लेकर कितना जाएगा, 5,000। वाई को अगर गुडविल मिल रही है 5,000, तो आधा लेकर जा रहे हैं, यानी 2,500। इस तरीके से, ठीक है। हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय एक्स एंड वाई। क्वेश्चन की डिमांड है कि जर्नल एंट्री प्रिपेयर करो। बेटा जर्नल एंट्री हम बाद में प्रिपेयर करेंगे, बट हमारा मेन कंसर्न है कि हम रिवोल्यूशन अकाउंट बना सके, पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट बना सके। यहाँ पे फिक्स कैपिटल मेथड है, तो यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट सेपरेट बनेगा, करंट अकाउंट सेपरेट बनेगा, और बैलेंस शीट भी हमें बनाकर दिखानी है, ठीक है। जर्नल एंट्री एक एक टाइम के लिए आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ जर्नल एंट्री भी इसकी डिस्कस करूंगा, बट आज की क्लास में हम सिर्फ क्या प्रिपेयर करेंगे बेटा, इसके अकाउंट, और फिर हम इसकी जर्नल एंट्री भी प्रिपेयर करेंगे, बट वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम अपने वर्किंग नोट्स बनाएंगे। फुल फ्लैज का पैटर्न ही बेटा यही है कि पहले वर्किंग नोट, फिर रिवोल्यूशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, और पार्टनर्स के इनकम एंड एक्सपेंस का अकाउंट यानी करंट अकाउंट अलग बनेगा। फिर हम बनाएंगे कैश बैंक एंड बैलेंस शीट। तो ये फुल फ्लैज क्वेश्चन है, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसलिए आप अच्छे से देखें। तो वर्किंग नोट हम बेटा सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। वर्किंग नोट में क्योंकि हमें पता है कि नया पार्टनर गुडविल लाएगा, और उस गुडविल को हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन से रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में, इसलिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना जरूरी है। तो हमारे पास ओल्ड रेशो भी है और हमारे पास न्यू रेशो भी है, तो हम आराम से बैठ के अपना सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने निकाला है, और ओल्ड रेशो हमारे पास एक्स और वाई का दे रखा था बेटा 3:2, क्वेश्चन में ही दे रखा बेटा। न्यू रेशो भी हमें दिया है 4:3:2, ठीक है, ये 4:3:2 है, ठीक है। फिर हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो का बेटा फॉर्मूला अप्लाई किया, एग्जामिनर को बता दिया कि सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। एक्स और वाई का बेटा हमने यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट किया। बताइए एक्स का ओल्ड रेशो क्या है, शेयर क्या है, 3/5। वाई का क्या है बेटा, ओल्ड शेयर 2/5, माइनस माइनस क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है बेटा सेक्रीफाइसिंग के। और न्यू रेशो बताइए एक्स का क्या है, 4/9, और वाई का क्या है, 3/9। बेटा एलसीएम लेंगे तो 5 और 9 का एलसीएम होगा 45, तो 5 के टेबल में 45 9 टाइम्स जाता है, 9 3 27, 9 के टेबल में 45 5 टाइम्स, 5 4 20, 27 में से 20 जाएगा, तो कितना बचेगा, 7/45। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है बेटा, तो इट मीन ये सेक्रीफाइसिंग रेशो को सपोर्ट कर रहा है, मतलब ये पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है। वहीं वाई की बात करें तो बेटा वाई का भी एलसीएम सेम 45 ही आएगा। इसको भी अगर आप सॉल्व करते हो, 5 के टेबल में 45 9 टाइम्स, 9 2 18, 9 के टेबल में 45 5 टाइम्स, 5 3 15, तो 18 माइनस 15 करोगे तो इट विल बी 3/45, और ये पार्टनर भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस। क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो टेम्पररी ओपन हो जाएगा, जो कि एक्स और वाई के बीच में होगा 7:3। बोलो क्लियर हो गया, तो आंसर इज यस। फिर आप सेकंड पॉइंट में ना क्या निकालेंगे, फर्म की गुडविल निकालेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना इन्होंने फर्म की गुडविल दी नहीं, नए पार्टनर की भी गुडविल डायरेक्ट निकाल कर नहीं दे रखी है, तो यहाँ पे हमें ना फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। और इन्होंने पूरा हमें डाटा दिया है कि फर्म की गुडविल कैसे निकालनी है, ट्वाइस करना है एवरेज प्रॉफिट का। तो यहाँ पर जो हम अपनी फर्म की गुडविल कैलकुलेट करेंगे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर आपको याद हो तो जब हमने चैप्टर 2 पार्टनरशिप यूनिट का पढ़ा था गुडविल, तो वहां पर हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, एवरेज, वेटेड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। जो ये सारे बोलते हैं ना मेथड्स हम पढ़ के आए थे, उसमें एक एवरेज प्रॉफिट मेथड भी था बेटा, सबसे इजी था ये, ठीक है। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो एवरेज प्रॉफिट है आपका, उसका नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका गुडविल निकल कर आता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज ट्वाइस दे रखा है हमें, 2 टाइम्स, तो हमने 2 टाइम्स लिख दिया। बट अभी के लिए मान लो एवरेज प्रॉफिट, यहाँ तो सोल्यूशन किया हुआ है बेटा कि हमारा टाइम बच सके, बट अभी के लिए आप अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो एवरेज प्रॉफिट आपको पता नहीं होगा, तो एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करने जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है बेटा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। बता सकते हैं टोटल प्रॉफिट कितना है, सारे प्रॉफिट्स को आप प्लस करोगे, 90,000 प्लस 78 प्लस 75,000। और बेटा अगर हम अपने प्रॉफिट्स को प्लस कर दें, तो प्लस करने के बाद प्रॉफिट आता है 2,43,
कितने नंबर ऑफ ईयर्स हैं बेटा? 3, तो डिवाइडेड बाई 3। इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो ये 81,000 आएगा, यानी आपका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो 81,000 आएगा। इसे हम एवरेज प्रॉफिट के प्लेस पे बेटा पुट कर देंगे, तो 81,000 इंटू ट्वाइस कर देंगे, यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 टाइम है, तो फर्म की गुडविल आ जाएगी 1,62,000। जैसे ही बेटा हमें फर्म की गुडविल पता चली 1,62,000, तो यहाँ से हम डायरेक्ट किसकी गुडविल निकाल सकते हैं? आप जेड की गुडविल निकाल सकते हैं कि जेड कितना प्रीमियम का गुडविल लेकर आएगा। तो अगर पूरे फर्म की गुडविल कितनी आई है बेटा? फर्म की है ये 1,62,000, तो हमारे नए पार्टनर का शेयर क्या है? 2/9 है। तो मेरे बच्चे का 9 से अगर हम 1,62,000 को काटते हैं तो ये 18,000 टाइम जाएगा, और 18,000 इंटू 2 करेंगे तो ये 36,000 आएगा। यानी जेड की जो गुडविल आएगी वो 36,000 आएगी। मतलब जेड बिजनेस में कितनी गुडविल आएगा कैपिटल के साथ साथ? 36,000 की गुडविल भी आएगा। ये गुडविल लेटर ऑन हम किसको दे देंगे बेटा? एक्स और वाई को। तो फॉर एक्स एंड फॉर वाई के बीच में ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट कौन से रेशो में? सेक्रीफाइसिंग रेशो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशो है 7:3, यानी 7/10 एंड 3/10। तो आप देख सकते हो जेड गुडविल ला रहा है 36,000, बट ये एक्स और वाई के बीच में बट रहा है 7:3, यानी 7/10 3/10 में। तो 36,000 का 7/10 निकाला तो 25,200 आया, और वाई का अगर हमने निकाला 36,000 का 3/10 तो ये आया 10,800। तो दोनों के बीच में ये गुडविल बढ़ गई जो जेड लेकर आया था, ठीक है। तो एक्स और वाई के बीच में बढ़ गई उनके सेक्रीफाइसिंग रेशो में, जो हमने निकाला था 7:3। बोलो क्लियर है? हाँ। अब देखो हमारे सारे वर्किंग नोट्स बन चुके हैं। बेसिकली यही वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं, ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइसिंग रेशो, ज्यादा से ज्यादा अगर फर्म की गुडविल नहीं दी है तो फर्म की गुडविल निकाल लो। अगर नए पार्टनर की बेटा ये गुडविल दे के रखते हैं ना, तो मुझे इतना सारा ये काम करना ही नहीं पड़ता, मुझे फर्म गुडविल निकालनी ही नहीं पड़ती। डायरेक्ट मैं नए पार्टनर की गुडविल को किसके बीच में बांट देता है? एक्स और वाई में। बट स्टिल मुझे इतना तो वर्किंग नोट फिर भी कर कर दिखाना पड़ता है। तो बेसिकली यही दो वर्किंग नोट्स आपके बेटा यहाँ पर बनते हैं फुल फ्लैचेस क्वेश्चन में, कि आप हो सके तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो स्मार्ट वर्क याद है, शॉर्टकट तरीके से नहीं निकाल पा रहे हो, क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है, तो अब आपको प्रॉपर सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाकर सेक्रीफाइसिंग रेशियो चेक करना पड़ेगा। तो वो वर्किंग नोट बनाए। सेकंड, आप गुडविल का नोट बनाए कि भाई नया पार्टनर गुडविल कितनी लाया। अगर नए पार्टनर की गुडविल नहीं दी है तो फर्म की गुडविल देखो, फर्म की गुडविल नहीं दी है तो निकालो। तो निकाला हमने यहाँ पर, और फर्म की गुडविल से नए पार्टनर की गुडविल को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। चल अब आगे चलते हैं। तो सेकंड जो हमारा नोट बनता है बेटा यहाँ पे, पहला तो वर्किंग नोट हो गया, सेकंड पॉइंट जो हमारा है वो रिवोल्यूशन अकाउंट का। और मैंने अभी अभी आपको बताया था बेटा कि यहाँ पे कुछ आइटम्स हमारे ऐसे हैं जो रिवोल्यूशन अकाउंट में जाने लायक हैं। पहले तो बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, आपको पता है 5% का बनाना है, तो 60,000 का 5% कितना होता है? 3,000। मैंने अभी स्टार्टिंग में जब समझाया तो भी बताया था। तो 3,000 का प्रोविजन बनाना है। ऑलरेडी कितना प्रोविजन बना के रखे हुए हैं? 2,400। तो कितने से प्रोविजन बढ़ाना है? 600 से। तो 600 से और शक हो रहा है आपको अपने डेटर के ऊपर, और प्रोविजन बना रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? नुकसान, क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ गया, प्रोविजन और बढ़ाओगे तो लायबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी बेटा, तो ये नुकसान हो गया। तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में ये नुकसान आ गया 600 रुपीज से, ठीक है। याद है ना, डेबिट साइड एक्सपेंस की होती है रिवोल्यूशन की, और क्रेडिट साइड इनकम की होती है, ठीक है। वहीं फिर हमारे पास बेटा जो सेकंड पॉइंट है वो है कि एक आउटस्टैंडिंग रेंट था 15,000 रुपए का, मतलब एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो हमने पहले कभी रिकॉर्ड नहीं करी थी, बट नाउ अब हमें उसे रिकॉर्ड करना है। तो आपकी बेटा ना सर पे एक लाइबिलिटी आ रही है, तो आपके सर पे एक लाइबिलिटी आएगी, तो बताओ आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? सर बुरा लगेगा ना, नुकसान होगा। तो रिवोल्यूशन के डेबिट साइड में आएगा तो आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। फिर इसके बाद मेरे बच्चे इन्होंने बताया कि एक सी पॉइंट में एक्रूड इनकम भी थी, मतलब एक ऐसी इनकम जो हमें फेल तो हो रही है, बट मेरे बच्चे अभी हम उसे रिसीव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी उसकी ड्यू डेट नहीं आई। बट नाउ जैसे जैसे हम अपना बोलते हैं ना, सर्विस रेंडर कर रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तो हम समझ पा रहे हैं कि यस हम अपना पैसा कमा रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं कि हमें इनकम हो रही है, अर्न हो रही है, बट बस हम रिसीव नहीं कर पा रहे। तो ऐसी इनकम को हम एक्रूड इनकम कहते हैं, और ये हमारा एसेट होता है बेटा। क्योंकि ये हमारा एसेट है और पहले कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो आज बताओ आपको पता चलेगा कि ये हमारा एक एसेट है। तो बताइए आपको कैसा फील होगा? बताओ कैसा फील होगा? पहले तो कभी नहीं था ये रिकॉर्ड, अब आप इसे रिकॉर्ड करोगे तो आपको कैसा लगेगा? सर बहुत अच्छा लगेगा, हमारा एक एसेट जुड़ रहा है बिजनेस में। तो एक्रूड इनकम, तो ये हमारा फायदा हो जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में आएगा 4,500। वहीं बेटा अगर हम बात करें डी पॉइंट की, तो यहाँ पर एक्स इन्वेस्टमेंट लेकर जा रहा है 18,000 रुपए की। तो मेरे बच्चे यहाँ पर देखो, इन्वेस्टमेंट हमारा 24,000 का था, बट एक्स बोल रहा है कि मैं एग्री कर रहा हूँ कि मैं इसे कितने में लेकर जाऊंगा? 18,000 में। तो बेटा देखो, इन्वेस्टमेंट में भी हमें सीधा सीधा 6,000 रुपए का नुकसान हुआ। ये नुकसान हमारा कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। तो ये 6,000 का देखो हमारा नुकसान हो गया। फिर इसके बाद बेटा कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जो रिवैल्यूएशन से रिलेट करे, यानी एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आए। ई पॉइंट न्यू रेशो का है, एफ पॉइंट नए पार्टनर की कैपिटल की इन्फॉर्मेशन का है, जी पॉइंट में उसने गुडविल के बारे में बताया, एच पॉइंट में बताया कि आधी आधी वो गुडविल लेकर जा रहे हैं, तो इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। ना अब मैं रिवैल्यूएशन को अकाउंट को क्लोज कर सकता हूँ, देखूंगा
देखूंगा कौन सी साइड बड़ी है। बेटा देख के साफ पता चल रहा है कि आपके डेबिट साइड यानी एक्सपेंस साइड ग्रेटर साइड पे है और आपकी इनकम साइड लोअर साइड पे है, यानी आपका बैलेंस क्रेडिट में बचेगा बट ये लॉस माना जाएगा बिकॉज आपका एक्सपेंस साइड बड़ा है और इनकम साइड छोटा है। तो ये लॉस आपका बोलते हैं ना कि निकल कर आया। और ये लॉस जो है ना बेटा देखो, अभी तक हम पार्टनर्स के कैपिटल में भेज रहे थे बट क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें करंट अकाउंट भी दिख रहा है बैलेंस शीट के अंदर, तो यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है। तो जो भी फायदा नुकसान है ना बेटा वो एक सेपरेट अकाउंट में जाता है एज पर द फिक्स कैपिटल मेथड, जो कि होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए हमने लॉस को ना देखो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर न कर पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया और एक्स और वाई के बीच में ये प्रॉफिट बांट दिया। तो प्रॉफिट सॉरी लॉस बांट दिया, और ये लॉस कितना है बेटा हमारे पास 17,100, क्योंकि आपका जो डेबिट साइड का टोटल है वो 21,600 है और क्रेडिट साइड में से बेटा इनकम कितनी हुई है 4,500। तो अगर आप अपना डेबिट से क्रेडिट फिगर माइनस करेंगे 4,500 तो क्रेडिट में अभी भी बैलेंस 17,100 ही बचेगा और आप इसको अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट दोगे, क्योंकि ये सारे के सारे एसेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यू हुए हैं उस बैलेंस शीट के जो बैलेंस शीट आपकी पुरानी फर्म में चला करती थी, यानी ये सारे एसेट लायबिलिटी पुरानी फर्म के थे, इसलिए मेरे बच्चे इन्हें ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा। अब बताइए ओल्ड रेशो क्या था? ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन में दे रखा था 3:2, याद है ना? तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 17,100 को 3/5 2/5 में बांट देंगे, जो कि आएगा, सॉल्व करेंगे अगर आप, इतना तो आप कर ही सकते हैं बेटा, तो 10,260 और ये आएगा 6,840, टोटल करेंगे तो बाहर आ जाएगा 17,100। बोलो क्लियर हो गया? दैट्स द पॉइंट। तो ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनकर तैयार हो गया। इसके बाद बेटा फिर हम फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग अब हम अपने पार्टनर्स के दो अकाउंट मेंटेन करेंगे, एक पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे बेटा पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट। वैसा ही बनेगा कैपिटल अकाउंट जैसे बनता ही है बेटा, पर्टिकुलर और पार्टनर्स के कॉलम, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में भी बेटा पार्टनर पर्टिकुलर और पार्टनर्स के कॉलम, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट की, राइट हैंड साइड क्रेडिट की, जैसा बनता है बेटा वैसा ही बनेगा। और यहाँ पर बेटा आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये बिजनेस के लिए बेटा अकाउंट क्या होता है? लायबिलिटी अकाउंट। आप पार्टनर्स को जितनी भी कैपिटल होगी बेटा पार्टनर्स की बिजनेस में लगी हुई, वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। ठीक है, और बिजनेस जितनी लायबिलिटी बढ़ाएगी वो क्रेडिट होगा। ठीक है, किसी वजह से अगर मान लो पार्टनर्स अपनी कैपिटल इस कैपिटल अकाउंट से निकाल लें तो बिजनेस के लिए बेटा लायबिलिटी कम हो जाएगी, और जब लायबिलिटी कम होती है तो रूल है बेटा अकाउंट्स का, तो वो डेबिट होता है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। तो बताइए क्या पार्टनर का जो कैपिटल यहाँ पर फिक्स्ड है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंसेस सेपरेट अकाउंट में आ रहे हैं करंट अकाउंट में, तो कैपिटल यहाँ पे फिक्स्ड है, तो क्या हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल दिख रही है बेटा? हाँ। तो बैलेंस शीट में ना हमें एक्स और वाई की ऑलरेडी कैपिटल दिख रही है, जिसको हमने यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन का मतलब क्या बेटा? ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो एक्स का बेटा कितना था 1,80,000, वाई का कितना था 90, हमने पुरानी बैलेंस शीट से कॉपी कर यहाँ पर लिख दिया। फिर इसके बाद मेरे बच्चे एडिशनल कैपिटल सॉरी जेड जो पार्टनर है नया, वो भी तो कैपिटल लेकर आ रहा है ना, क्योंकि हम उसको एज अ न्यू पार्टनर एडमिट कर रहे हैं। तो बताइए जेड कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है? 60,000 की। तो इससे भी ना जेड पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी और बिजनेस के लिए ना लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट के थ्रू, क्योंकि चेक के थ्रू ला रहा था, तो बाय बैंक अकाउंट के थ्रू हमने जेड की कैपिटल बढ़ा दी, क्योंकि बेटा कैपिटल रिड्यूस नहीं हुई, कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहा है, घर लेकर नहीं जा रहा, टू बैंक करके हम किसी की कैपिटल यहाँ पर कम नहीं कर सकते क्योंकि कोई कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहे। तो दैट्स वाई यहाँ पर बस इतना ही पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो तीनों ही पार्टनर का क्रेडिट साइड बढ़ा है, जो क्रेडिट का टोटल होगा बेटा अकाउंट में आपने देखा होगा डेबिट में भी वही टोटल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट में लेस करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई कैपिटल घर लेकर गया ही नहीं बेटा, विड्रॉ नहीं करी किसी ने कैपिटल। तो एक्स वाई जेड का जो क्लोजिंग बैलेंस है टू बैलेंस कैरी डाउन कैपिटल का, वो कितना आ गया? 1,80,000, 90,000 एंड 60,000। बोलो क्या आपको बात समझ में आती है? द आंसर इज यस। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखने की जरूरत है कि यहाँ पे सिर्फ कैपिटल का काम होता है, यहाँ पे पार्टनर्स के इनकम एंड एक्सपेंसेस नहीं आते। बट हमने तो पार्टनर को रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस भी देना है, हमने बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉसेस भी देने हैं, गुडविल का ट्रीटमेंट भी करना है, और हमारा जो एक्स नाम का पार्टनर है वो इन्वेस्टमेंट भी लेकर जा रहा है। ये सारे ट्रीटमेंट कहाँ करेंगे? तो ये सारे ट्रीटमेंट करेंगे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में। देखो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता ना तब ऐसा बोलते हैं ना कि हमें दो अकाउंट नहीं बनाना पड़ता, एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसी में कैपिटल, उसी में सारी चीजें आ जाती, इनकम एंड एक्सपेंसेस सब उसी में लिखते। बट ये थोड़ा सा बेटा मैंने अलग रखा है क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, जहां से आप समझ सकें कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग भी हमें पार्टनर्स का अकाउंट बनाना पड़ जाए तो हम यहाँ पर कैसे बना सकते हैं। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगर हम देखें तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट बेटा कहाँ दिख रहा है हमें? लायबिलिटी साइड। इसका मतलब क्या है? मैं आपको पहले भी स्टार्टिंग में बता चुका था कि यहाँ पे एक्स और वाई का जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट है वो पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पर पार्टनर्स की इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम होंगे करंट अकाउंट में, दैट्स
वाई ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। फेवरेबल बैलेंस होगा एक्स और वाई के अकाउंट में, इनकम ज्यादा होंगी, इसलिए बिजनेस को ये अमाउंट पे करना है, इसलिए बिजनेस ने करंट अकाउंट को कहाँ दिखाया, लायबिलिटी साइड। और अगर ये लायबिलिटी है तो पार्टनर्स करंट का अकाउंट बिजनेस के लिए भी क्या बन जाएगा, एक लायबिलिटी अकाउंट ही बन जाएगा। और लायबिलिटी के बैलेंसेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, क्रेडिट से, इसलिए हमने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा और एक्स और वाई का बेटा हमने करंट अकाउंट क्रेडिट साइड से स्टार्ट कर दिया क्योंकि ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। फिर इसके बाद बेटा हम देखेंगे कि और हम पार्टनर को क्या दे सकते हैं। देखो ओपनिंग बैलेंस आप लिख चुके हो, नए पार्टनर की कैपिटल आप लिख चुके हो, वो 6 स्टेप आपको याद होने चाहिए, ठीक है। 2 स्टेप तो आपके हो चुके हैं, तीसरा स्टेप आपका बेटा होता है कि नए पार्टनर की गुडविल। अब नए पार्टनर की गुडविल का वर्किंग नोट आप ऑलरेडी बना चुके हो। आपको पता है एक्स को कितनी गुडविल मिल रही है 25,200, वाई को कितनी मिल रही है 10,800। तो आपने कॉपी किया और देखो प्रीमियम फॉर गुडविल दे दिया एक्स और वाई को, तो दोगे तो उनका करंट अकाउंट बढ़ेगा, बिजनेस के लिए लायबिलिटी और बढ़ जाएगी 25,200 और 10,800 रुपए। बोलो बात समझ में आई, और इसे हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया, ठीक है। फिर हमें पता है कि इसी प्रीमियम फॉर गुडविल को, है ना, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है जो हम एक्स और वाई को दे रहे हैं, जो नया पार्टनर लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से दे रहे हैं, यही गुडविल हमारा एक्स और वाई आधा आधा लेकर भी जा रहा है। बेटा आज मैं प्रीमियम फॉर गुडविल का काम कर ही रहा हूँ, तो मैंने इसको बेटा लगे हाथों हाफ जो गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं वो भी मैंने आपको यहीं पे समझा दिया। तो 25,200 का बेटा आधा कितना होगा बताइए, 25,200 का आधा होगा 12,600 और 10,800 का आधा कितना होगा 5,700। तो मतलब एक्स और वाई घर गुडविल लेकर जा रहे हैं टू बैंक अकाउंट कर कितनी 12,600 और 5,400। तो इनसे इनका करंट अकाउंट बढ़ेगा नहीं, करंट अकाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि जब हमने गुडविल दी थी तो इनका करंट अकाउंट हमने बढ़ा दिया, पर जब ये गुडविल घर लेकर जा रहे हैं, जो नया पार्टनर लेकर आया जो हमने इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था, जब ये लेकर जा रहे हैं तो हम इनका अकाउंट अब डेबिट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए जो लायबिलिटी है ना वो बढ़ेगी नहीं बेटा, वो कम हो जाएगी, इसलिए बिजनेस डेबिट कर देगा, कहेगा जो पैसा हमने आपके अकाउंट में क्रेडिट किया था उसका आधा पैसा आप लेकर जा रहे हो, तो हमारे लिए बोझ कम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है ना। फिर ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको बोलते हैं ना हाईलाइट भी किया है कि आप समझ पाओ, चाहे तो आप इसको ऐसे ऊपर भी लिख सकते थे, पर कोई बात नहीं, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलो फिर इसके बाद मेरे बच्चे ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस। और अभी आप बताइए रिवोल्यूशन अकाउंट से क्या कमा कर लेकर आए, लॉस कमा कर आए। एक्स को लॉस कितना दिया, वाई को कितना दिया 10,260 रुपए, और वाई को कितना दिया 6,840 रुपए। तो बेटा लॉस दे रहे हो तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट बढ़ेगा नहीं घटेगा, तो ऐसे में बेटा टू रिवोल्यूशन अकाउंट, और आपने ये लॉस रिवोल्यूशन से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। बोलो बात समझ में आ गई, ये भी लॉस आपने पार्टनर को दे दिया। फिर इसके बाद मेरे बच्चे ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट होता है लुकआउट बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बेटा हम जाएंगे तो हमें पता है बैलेंस शीट में हमारे पास एक प्रॉफिट है और हमारे पास एक लॉस भी है। तो ये प्रॉफिट और ये लॉस हम कौन से रेशो में बांट देंगे, ओल्ड रेशो में बांट देंगे, यानी 3:2 में बांट देंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, रफ में जाके 36,000 को मल्टीप्लाई करना है 3/5 2/5 से, निकालना है कितना कितना आ रहा है एक्स और वाई का। सिमिलरली 30,000 को फिर जो लॉस है गुडविल नाम का, जो परचेज गुडविल है, याद रखना बेटा जो हमने जी पॉइंट में फर्म गुडविल निकाली है और जो ये अंदर हमें बैलेंस शीट के अपेयर होती है, ये गुडविल सेम नहीं है, ये दोनों गुडविल अलग अलग हैं। ये गुडविल हमें राइट ऑफ करनी होती है और ये हमारी बिजनेस की खुद की गुडविल है, ठीक है। याद रखो जो बाहर फर्म की गुडविल मेंशन होती है। तो हमें ना बेटा दोनों लॉसेस, मतलब एक लॉस और एक प्रॉफिट को हमें ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो देखो मैंने यहाँ पर करंट अकाउंट में प्रॉफिट दिया बाय जनरल रिजर्व, जो बैलेंस शीट में दिख रहा था 3:2 में। तो 36,000 को अगर हम 3:2 में बांटते हैं बेटा तो एक्स का आएगा 21,600, वाई का आएगा 14,400, ठीक है। सिमिलरली अगर हम गुडविल बांटते हैं एक्स और वाई के बीच में बेटा, यानी लॉस बांटते हैं जो बैलेंस शीट के अंदर परचेज गुडविल है 30,000 का इन 3:2 रेशो में, ओल्ड रेशो में, तो एक्स और वाई का बेटा जो लॉस आ रहा है गुडविल नाम का वो कितना आ रहा है 18,000 12,000। बोले ये भी क्लियर हो गया, हाँ जी। तो देखो हमने प्रॉफिट भी बांट दिया बैलेंस शीट का अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और जो लॉस अनडिस्ट्रीब्यूटेड था गुडविल वो भी बांट दिया। तो ये हमारा फिफ्थ पॉइंट हो गया। सिक्स पॉइंट क्या होता था कि कभी कभी पार्टनर बिजनेस के क्या लेकर चले जाते थे एसेट, ये बहुत कम दिए हुए होते हैं बेटा क्वेश्चन में, बट स्टिल अगर ये है तो इसका भी ट्रीटमेंट करना होता है। तो सिक्स पॉइंट हमारा होता है कि कोई पार्टनर एसेट तो नहीं लेकर जा रहा, और बेटा यस यहाँ पर एक पार्टनर हमारा एसेट लेकर जा रहा था जो कि था एक्स। तो एक्स कितने का इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया बेटा 18,000 रुपीज का हमारा इन्वेस्टमेंट लेकर चला गया। 24,000 इसकी रियल वैल्यू थी, बट लेकर कितने में गया इसको 18,000 में। तो हम एक्स का बेटा जो अकाउंट है ना वो कम कर देंगे, सिक्स पॉइंट में एक्स का अकाउंट कम कर देंगे। क्यों, एक तो हमारे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट लेकर गया, ऊपर से पैसे भी नहीं दिए, तो बिजनेस चुप थोड़ी रहेगी, बिजनेस क्या करेगी, कैपिटल अकाउंट रिड्यूस करेगी। बट कैपिटल तो यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे कैपिटल के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। इसलिए बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट का ट्रीटमेंट है, जो हम पार्टनर का अकाउंट रिड्यूस करेंगे वो कैपिटल अकाउंट ना कर कौन सा अकाउंट रिड्यूस कर देंगे, करंट अकाउंट रिड्यूस कर देंगे। तो हमने ना एक्स का करंट अकाउंट रिड्यूस कर दिया। तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट हो गया बेटा, सिक्स पॉइंट भी हमारा हो गया। एंड नाउ फाइनली हम सारे पॉइंट्स कर चुके हैं।
तो अब हम बेटा यहाँ पर देखेंगे कि करंट अकाउंट का बैलेंस कौन से साइड पे बड़ा है, क्रेडिट साइड ग्रेटर साइड पे है कि डेबिट साइड ग्रेटर साइड पे है। जनरली देखो करंट अकाउंट का कुछ पता नहीं होता, कोई भी साइड बड़ी हो सकती है, बट यहाँ पर आपको साफ समझ में आ रहा होगा बेटा कि आपने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में एक्स और वाई को फेवरेबल बैलेंसेस कुछ ज्यादा ही दिए हैं, यानी इनकम्स वगैरह कुछ ज्यादा ही दिए हैं और लॉसेस वगैरह कम मिले हैं। दैट्स वाई बेटा अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करें तो जो क्रेडिट साइड का टोटल होगा वही डेबिट साइड का टोटल मान लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ क्रेडिट साइड बड़ी है। और फिर बेटा अगर हम क्रेडिट साइड के टोटल से सारी डेबिट फिगर्स अगर एक्स और वाई की लेस करा दें तो हमारे पास एक क्लोजिंग बैलेंस बचेगा जो डेबिट साइड में बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड ग्रेटर साइड पे है और हमारी डेबिट साइड लोअर साइड पे, तो जो बैलेंस बचेगा वो डेबिट साइड के बोलते हैं ना कि साइड पर यहाँ पर शो हो जाएगा। अब ये जो डेबिट साइड में बैलेंस बचा है बेटा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये क्रेडिट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी थी और डेबिट साइड छोटी थी, तो हमारा डेबिट में बैलेंस बच गया। लेस आप करा ही सकते हो बेटा, हमारा एक्स का जो क्रेडिट का टोटल है वो 76,800 है। आप सारी इसके डेबिट फिगर्स क्या करा दीजिए, माइनस करा दीजिए, तो ऑटोमेटिक ये बैलेंस आ जाएगा 17,940। सिमिलरली वाई के साथ भी ऐसा ही करिए तो वाई का भी क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और क्योंकि वाई का इनकम साइड ज्यादा है और एक्सपेंस साइड कम है, इसलिए वाई का ये फेवरेबल बैलेंस है, एक्स और वाई का दोनों का, क्योंकि दोनों का बैलेंस डेबिट में बच रहा है, क्योंकि इनकम साइड बड़ी है और एक्सपेंस साइड छोटी है, यानी डेबिट साइड छोटी है। इसलिए मेरे बच्चे की ये डेबिट साइड में इनका बैलेंस बच रहा है, तो इसको फेवरेबल बैलेंस माना जाएगा। और कल के दिन ये बैलेंस दोबारा कहां से स्टार्ट होगा? क्रेडिट से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। याद रखना ये करंट अकाउंट का बैलेंस क्योंकि फेवरेबल है, तो इसलिए मेरे बच्चे ये बैलेंस शीट में जब हम लेकर जाएंगे तो लाइबिलिटी साइड लेकर जाएंगे। बाई चांस अगर किसी पार्टनर का एक्स या वाई में से किसी का भी करंट अकाउंट बेटा डेबिट साइड पे ज्यादा होता और क्रेडिट साइड पे कम होता, तो फिर उसका बैलेंस क्रेडिट में बचता और ऐसे में वो एक नेगेटिव बैलेंस होता और ये माना जाता कि एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है। और ऐसे में मेरे बच्चे फिर ये माना जाता कि ये नेगेटिव बैलेंस हम पार्टनर के करंट अकाउंट को पे नहीं करेंगे एज अ बिजनेस, हम उनसे लेंगे, तो ये बिजनेस के लिए क्या बन जाता? फिर एसेट बन जाता। पर क्योंकि फेवरेबल बैलेंस बड़ा है, क्रेडिट साइड बड़ा है, डेबिट साइड छोटा है, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आप भूलो ना, तो मेरे बच्चे यहाँ पर ये जो फेवरेबल बैलेंस आया एक्स और वाई का, ये पॉजिटिव है, मतलब ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, बिजनेस को ये फ्यूचर में पे करना है। फिर इसके बाद हम बनाएंगे बेटा बैंक अकाउंट अपना। ठीक है, तो बैंक अकाउंट आपको पता है बिजनेस के लिए एसेट होता है, एसेट जितने बढ़ते हैं डेबिट, जितने घटते हैं क्रेडिट। क्या आपको बैलेंस शीट में ऑलरेडी बैंक दिख रहा है? हाँ सर 15,000 का दिख रहा है, तो हम इसको यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखेंगे। पर बेटा ये ना बैलेंस शीट में थोड़ी सी यहाँ दिक्कत थी बेटा, इसलिए इसको आप करेक्ट कर लेना। कैसेट बैंक बेटा आपके पास यहाँ 15,000 नहीं है, यहाँ पे कैसेट बैंक आपके पास 14,800 रुपए है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप। तो यहाँ पर हमने, अब आप इसका टोटल करेंगे ना, देखो तो अब ये एक्यूरेट 3,87,000 आएगा, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो 200 रुपए शायद ज्यादा आ रहा था यहाँ पे। तो ये बैलेंस शीट का एसेट साइड का टोटल थोड़ा सा मिसमैच हो गया था, इसलिए बेटा कैसेट बैंक का बैलेंस 15,000 नहीं 14,800 है। तो पहले से हमारे पास बेटा कैसेट बैंक पड़ा हुआ है, बैंक अकाउंट पड़ा है 14,800 का, तो बेटा ये देखो हमने बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख दिया 14,800। फिर आपको बस ये देखना है पैसा कहाँ कहाँ से आया, पैसा कहाँ कहाँ गया। तो बेटा देखो एक पैसा तो आया जेड की कैपिटल से और एक तो आया प्रीमियम फॉर गुडविल से, तो बैंक अकाउंट हमारा बढ़ जाएगा जेड की कैपिटल के थ्रू 60,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल की वजह से भी बिजनेस का बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा 36,000। तो देखो बिजनेस के एसेट्स बढ़ गए। पर यहाँ पर सिर्फ पैसा आ ही नहीं रहा था बेटा, पैसा जा भी रहा था, क्योंकि जो गुडविल हमने दी थी एक्स और वाई को, जो नया पार्टनर लेकर आ रहा था प्रीमियम फॉर गुडविल एक्स और वाई को हमने दी थी, तो एक्स और वाई आधी आधी गुडविल घर लेकर भी जा रहे हैं, यानी बिजनेस से पैसा भी निकाल रहे हैं, तो टू बैंक करके आधी आधी गुडविल लेकर भी चले गए थे। तो यही बेटा बैंक हमारा रिड्यूस भी हो जाएगा। तो एक्स के करंट अकाउंट से और वाई के करंट अकाउंट से वो अपना अपना गुडविल लेकर चले गए हैं, तो गुडविल विड्रॉ हो चुका है बेटा। तो 12,600 और 5,400 रुपए ये लेकर चले गए हैं, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट रिड्यूस हो चुका है, तो रिड्यूस हो चुका है तो क्रेडिट साइड में आ गया। अब आप देखिए कौन सा साइड बड़ा है? बैंक बेटा जनरली एसेट है और मोस्टली एसेट्स के डेबिट ही साइड बड़े होते हैं बेटा, तो डेबिट का जो टोटल है वही क्रेडिट का टोटल होगा, और डेबिट के टोटल से आप फिर बोलते हैं क्रेडिट फिगर अपना लेस कर दीजिए जो पैसा आपका गया, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आया, बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस आया, वो क्रेडिट साइड में आया, जो कि आया 92,800। अब क्रेडिट में क्यों आया? क्योंकि डेबिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड छोटी है, तो ये क्रेडिट में ही बचेगा, बट ये रिप्रेजेंट किसको करेगा? डेबिट साइड को। ठीक है, तो कल के दिन अगर बैंक अकाउंट दोबारा से स्टार्ट होगा तो कहां से स्टार्ट होगा? डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। तो 92,800 आपके बैंक के बैलेंस में क्लोजिंग अमाउंट ये बचा पड़ा हुआ है 92,800 से।
बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर से पहले कितना था 14,800, बट पार्टनर एडमिट करने के बाद आपका बैंक बैलेंस कितना हो चुका है बेटा 92,800। फिर बेटा आप बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में दो साइड हैं, एक लाइबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। लाइबिलिटी साइड में आप पहले फिक्स्ड कैपिटल डालेंगे, कैपिटल अकाउंट एक्स वाई जेड की। कितनी कैपिटल थी बेटा फिक्स्ड कैपिटल एक्स वाई जेड की? हमारी क्लोजिंग आई थी 1,80,90 90 60। कॉपी करेंगे और ये बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में एक्स वाई जेड की कैपिटल आ जाएगी 1,80,90 90 60। टोटल करके बाहर लिख दिया 3,30,000। सिमिलरली करंट अकाउंट का बेटा इनकम साइड ज्यादा था, क्रेडिट साइड ज्यादा था, एक्सपेंस साइड डेबिट साइड कम था। तो यहाँ पे पार्टनर्स का ये फेवरेबल बैलेंस निकल कर आया था, और ये बिजनेस के लिए क्या है लायबिलिटी, क्योंकि बिजनेस को आप करंट अकाउंट का भी पैसा फ्यूचर में पे करना है। यानी अगर कोई पार्टनर बिजनेस से करंट अकाउंट का पैसा लेकर जाना चाहे तो अब बिजनेस उन्हें मना नहीं कर सकती, क्योंकि वो बिजनेस को उन्हें पे करना है। तो ये एक्स और वाई का करंट अकाउंट बेटा फेवरेबल है, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, तो एक्स और वाई का करंट अकाउंट लायबिलिटी साइड में आ गया 17,940 6,960। टोटल करके बाहर लिख दिया 24,900। इसके बाद मेरे बच्चे बाकी बची कुछ लाइबिलिटी आपको कहां से पता चलेगी? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में और कौन सी लाइबिलिटीज है? क्रेडिटर नाम की लाइबिलिटी है, इसमें कोई बेटा चेंज नहीं हुआ, तो ये आपने क्रेडिटर 45,000 लिख दिया। बोलो बात समझ में आ गई? यस। अब देखा जाए पुरानी बैलेंस शीट में और कोई लाइबिलिटी तो है नहीं, तो अब भी ऐसा देखकर लग रहा है कि हमने सारी लाइबिलिटीज लिख दी हैं। बट ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी भी लाइबिलिटीज हो जो अनरिकॉर्डेड हो, बट ये मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, एसेट साइड में आते हैं। एसेट साइड में इन्होंने पहले करंट एसेट दिए हैं बेटा, और फिर हमें दिए हैं फिक्स एसेट। बट हम पहले लिखेंगे फिक्स एसेट और फिर लिखेंगे करंट एसेट। गुडविल बेटा हम राइट ऑफ कर चुके हैं, तो हम बात करेंगे फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट एंड पेटेंट की। तो बेटा फिक्स एसेट कितने के थे? 2,16,000 के। फिक्स एसेट में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आ रहा था बेटा, तो फिक्स एसेट 2,16,000 से आउटर कॉलम में ही आ जाएगा। आप मुझे बताइए इन्वेस्टमेंट कितना है आपके पास? सर 24,000 का। पर आपकी इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो रही है बेटा, क्योंकि 24,000 की इन्वेस्टमेंट को हमारा जो एक्स है वो कितने में लेकर जा रहा है? 18,000 में। तो बैलेंस शीट में आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट में नील लिख सकते हैं, और ऐसे भी समझा सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट 24,000 का था, पर 6,000 का तो इन्वेस्टमेंट डाउन ही हो गया, क्योंकि आपका जो एक्स है वो उसे 18 में लेकर जा रहा है, 18,000 में। तो यहाँ पर आपका 6,000 से इन्वेस्टमेंट डाउन हुआ, आपको नुकसान हुआ। ये नुकसान आपने कहाँ दिखाया था? रिवोल्यूशन। तो 6,000 रुपए का जो नुकसान हुआ इन्वेस्टमेंट वो आपने रिवोल्यूशन के नाम से लेस कर दिया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी बची बेटा? 18। और ये 18,000 का इन्वेस्टमेंट कौन लेकर चला गया? एक्स। तो एक्स करंट अकाउंट के थ्रू आपने 18,000 का इन्वेस्टमेंट भी बेटा खत्म करवा दिया, रिड्यूस करवा दिया, और अब फाइनल वैल्यू इन्वेस्टमेंट की क्या आई? निल। इसके बाद बेटा फिर हम देखें तो हमारे पास पेटेंट है, और पेटेंट हमारा इंटेंजिबल एसेट है, बट इसमें भी कुछ बोला नहीं गया है, तो बेटा ये भी सेम एज इट इज ही बाहर आ जाएगा, पेटेंट 44,600। फिर बेटा अगर हम देखें और कौन सा एसेट है हमारे पास? डेटर। अब हम अपने करंट एसेट में आते हैं, डेटर में। डेटर हमारे रियल डेटर तो 60,000 ही थे बेटा, तो ऐसे में हम अपने डेटर्स लिखेंगे तो यहाँ पर 60,000, बट लेस कराएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आपको पता है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% 3,000 आ रहा था, 2,400 पहले से था, 600 रुपए का प्रोविजन और बढ़ाया था। तो बेटा हमारा जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अब जो लेस होगा नई बैलेंस शीट में, वो 2,400 से हटकर 3,000 से लेस होगा। और अब हमारे जो नेट डेटर्स आए हैं वो कितने आए हैं? 57,000 आए हैं। फिर हम लिखेंगे बेटा, देखो पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास क्या है? बैंक बैलेंस 14,800, पर हमने बैंक अकाउंट बनाया है बेटा, तो हमारा बैंक अकाउंट ना अपडेट हो चुका है। अब हमारे बैंक में कितने पैसे हैं बेटा? 92,800। तो हम अपने बैंक अकाउंट में कितना लिखेंगे? 92,800। बताइए क्या सारे एसेट्स और लाइबिलिटी मैंने लिख दिए जो जो आने थे? हाँ। देखो गुडविल नहीं लिखा क्योंकि खत्म हो गया, जर्नलिज्म नहीं लिखा क्योंकि ये भी मैंने पार्टनर्स के बीच में बांटा, खत्म हो गया। कैपिटल अकाउंट अपडेट कर चुका हूँ, करंट अकाउंट अपडेट कर चुका हूँ, तो वो मैंने लिख दिया। जो जो एसेट में चेंज होना था वो चेंज कर दिया, और सारे एसेट्स और लायबिलिटी को लिख दिया। बट बेटा अब मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो पर्सनली ऐसा लग रहा है, जब आप अगर एग्जाम में करोगे तो आपको लगेगा आपने सब कुछ कर दिया, बट टोटल करने से पहले आप मेरी इस प्रो टिप को हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी बैलेंस शीट का टोटल करें तो टोटल करने से पहले एक बार रिवोल्यूशन अकाउंट को क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। देख लीजिए कि कितनी एडजस्टमेंट है। तो रिवोल्यूशन में आपके पास टोटल मिला के 4 एडजस्टमेंट थी। लॉस तो बेटा बैलेंस था जो आपने निकाला, बट एडजस्टमेंट्स कितनी थी? 4 एडजस्टमेंट थी। ये चारों की चारों एडजस्टमेंट बेटा बैलेंस शीट में हुई होंगी। तो बैलेंस शीट में देखो ये चारों की चारों एडजस्टमेंट हुई है कि नहीं हुई है? तो देखो एक तो इन्वेस्टमेंट में हुई थी, एक प्रोविजन में हुई थी, तो हमें तो 2 ही दिख रही है, ठीक है। हमने तो 2 ही लिखा। मान लीजिए कि 2 मिनट के लिए ये आउटस्टैंडिंग रेंट हमने नहीं लिखा है, एक्रूड इनकम अभी हमने नहीं लिखा। बाकी तो बैलेंस शीट के सारे एसेट्स और लायबिलिटी लिखे हैं। तो देखो मैंने ना ये छुपा दिया है, ठीक है। तो कितनी एडजस्टमेंट्स हुई थी? हमने कितनी एडजस्टमेंट करी है? एक इन्वेस्टमेंट के अंदर कर दी थी, और एक हमने डेटर के अंदर एडजस्टमेंट कर दी थी। याद है हमने 6,000 से अपने इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दिया था, प्रोविजन को भी हमने
₹600 से बढ़ा दिया था, तो 2 एडजस्टमेंट हो गई। पर हमारे तो रिवोल्यूशन में 4 एडजस्टमेंट थी, तो ये तो 2 ही दिख रही हैं। हमने तो इन्वेस्टमेंट और प्रोविज़न की ही करी हैं। तो हमें पता चल गया हमने 2 एडजस्टमेंट किसकी छोड़ी हुई हैं, एक आउटस्टैंडिंग रेंट की छोड़ी हुई हैं और एक एक्रूड इनकम की छोड़ी हुई हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ये पहले कभी रिकॉर्ड ही नहीं थी बेटा लायबिलिटी साइड। तो जब ये कभी पहले रिकॉर्ड ही नहीं था लायबिलिटी साइड, तो आप इसे नई बैलेंस शीट में भी नहीं लेकर गए। इसलिए जब आप बैलेंस शीट का टोटल करते हैं तो एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लें। तो ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, तो इसको दिखाना पड़ेगा। और एक्रूड इनकम भी ये ऐसा एसेट था जो आप पहले कभी रिकॉर्ड नहीं कर पाए बेटा, तो आप इसको नई बैलेंस शीट में भी नहीं लेकर गए होंगे, क्योंकि ये पुरानी बैलेंस शीट में था ही नहीं। इसलिए बेटा अब आपको इस एसेट को भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखो ये क्रॉस वेरीफाई करने से ना पता चल जाता है। ठीक है, तो एक लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से और एक एक्रूड इनकम के नाम से एसेट है, जो आपको अपनी नई बैलेंस शीट में शो करना है। तो देखो अब मैं ये हटा देता हूँ। और देखो आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम की लायबिलिटी है 15,000, एक्रूड इनकम नाम का एसेट है 4,500। और मैं अब यहाँ पे डैम श्योर हूँ कि मैंने चारों के चारों एडजस्टमेंट ले लिए हैं और अब मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है बैलेंस शीट के अंदर। अब मैं टोटल करूंगा बेटा, तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी का टोटल है 4,14,900 और एसेट का टोटल अगर हम करेंगे तो ये आएगा 4,14,900। आई होप सो मेरे बच्चे कि आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। अगर फिर भी कहीं दिक्कत हो रही है तो दोबारा रिकैप करो, समझ में जरूर आएगा। मैंने अपनी तरफ से तो बेटा पूरा ही समझा दिया आपको। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रहे हो बेटा, तो आप अपना बोलते ना कि डाउट मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे दे सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर बेटा आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और आई होप सो कि ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको अच्छे से क्लियर कर पाया हूँ, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले मेरे बच्चे अब मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। एंड आई होप सो कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे और उन बच्चों तक ये वीडियो बेटा शेयर कर देंगे जिन बच्चों को क्लास 12th अकाउंट्स में बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने और अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, ठीक है। तो चलिए विदाउट एनी बोलते हैं ना कि अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ बेटा, मैं चलता हूँ और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, से